मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ है डॉक्टर अनीता शाह, जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, सूरत की बहुत ही फेमस पर्सनालिटी भी है। तो हम उनसे बात करेंगे। अभी जो चल रहा है मेनोपॉज का जो मंथ चल रहा है, तो हर स्त्री में मेनोपॉज आता ही है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि मेनोपॉज जब होता है तब क्या करना चाहिए, मेनोपॉज की जो समस्याएं होती है उसमें से हमें कैसे बाहर निकलना है। और ज़्यादातर मेनोपॉज तो है ही, बट कैंसर भी अभी बहुत ज़्यादा वुमेन्स को हो रहे हैं। तो उसमें से भी हमें कैसे बाहर निकलना चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए, तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर अनीता शाह से। अनीता जी, आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। और अभी आज हम जो बात करने वाले हैं, अब हमारा जो आज सब्जेक्ट है मेनोपॉज का। बट लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक आपको अच्छी तरह से जाने, तो आप आपके बारे में थोड़ा सा आपका ब्रीफ कर दीजिए। नमस्ते दर्शक मित्रों, मैं सिर्फ डॉक्टर अनीता शाह। मैं एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। सिंस 1988 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ सूरत में। मेरी अनीता हॉस्पिटल एक उधना में है और जय क्लिनिक सिटी लाइट पे है। मैं सूरत की ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेक सोसाइटी की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। सूरत मेडिकल कंसल्टेंट एसोसिएशन की भी मैं प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। और करंटली मैं सूरत की हमारे ऑल इंडिया लेवल के इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी जी, थैंक यू यामिनी फॉर कॉलिंग मी टू योर चैनल। अक्टूबर मंथ ये मेनोपॉज मंथ कहा जाता है जी। और मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति, जैसे मेनार्की यानी स्त्री को मासिक शुरू होता है, उसको हम मेनार्की कहते हैं कि स्त्रीत्व का उसकी शुरुआत गिनी जाती है। उसी तरह मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति स्त्री जीवन की संध्या है जी। और हर स्त्री, जैसे बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे चलने लगता है, बोलने लगता है, बड़ा होता है, उसी तरह हर स्त्री ये स्टेज में से पसार तो होती ही है। जी जी जी। तो ये अनीता जी ने दर्शक मित्र ये बात की है कि मेनोपॉज अक्टूबर मंथ जो होता है वो मेनोपॉज के लिए ही होता है, ठीक है। बट मैं ऐसा कहना चाहती हूँ अनीता जी कि ये हर वुमन में ये नॉर्मल कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो सभी को, कई वुमेन्स को इतना नॉलेज नहीं होता है कि मेनोपॉज जब आता है वो भी उनको पता नहीं चलता है कब आता है, क्या है उसमें, किस तरह से हमें ख्याल रखना चाहिए। तो पहले तो बात करेंगे कि मेनोपॉज क्या है और उसके प्रकार कितने हैं, ताकि वुमेन्स को पता चले कि मेनोपॉज आते ही आपको किस तरह की केयर करनी चाहिए, ताकि आगे चल के आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। जी। Actually, Yamini, 18th October is celebrated all over world as World Menopause Day. जी। And 20th October यानी 20 अक्टूबर वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेनोपॉज के बारे में एज सच तो हम थ्रू आउट द ईयर लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम करते ही है, पर ये मंथ में हम ज़्यादातर ये प्रोग्राम्स बनाते हैं और लोगों को वी वांट टू रीच टू द ग्रास रूट लेवल। सब लोगों में मेनोपॉज के बारे में जानकारी हम अच्छी तरह से दे सके, ये हमारा मेन मोटो होता है। अभी मेनोपॉज यूजुअली अपने इंडिया में 47 to 48 इयर्स के बीच में आता है। एक्चुअली मेनोपॉज इट इज़ अ रिट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस। जो कोई स्त्री को 12 महीना यानी 1 साल मासिक आना बंद हो जाए तो हम उसको रिट्रोस्पेक्टिवली कहते हैं कि उसको मेनोपॉज आ गया। एक्चुअली मेनोपॉज की ऐसे रेंज गिनी जाए तो 45 to 55 इयर्स गिनी जाती है। जिसको 40 साल के पहले भी मासिक चला जाता है, मेनोपॉज आ जाता है, उसको हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। जिसको 55 के बाद मेनोपॉज आता है उसको लेट मेनोपॉज कहा जाता है। कई बार किसी का यूट्रस निकाला जाता है या अंडाशय निकाला जाता है तो उसको हम सर्जिकल मेनोपॉज कहते हैं। और कई कैंसर वाले पेशेंट को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देने के बाद में उनकी अंडाशय की काम करने की क्षमता चली जाती है, तो उसको हम मेनोपॉज आफ्टर रेडिएशन और कीमोथेरेपी ऐसा कहते हैं, सेकेंडरी मेनोपॉज कहते हैं। अभी यूजुअली क्या होता है कि स्त्री का जो जनानंग की हम
नॉलेज दे, तो स्त्री के शरीर में एक यूट्रस होता है यानी बच्चे गर्भाशय होता है, जी, उसके दोनों बाजू एक एक नली होती है जिसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, जी, और उसके दोनों बाजू एक एक अंडाशय होता है। जी, अभी अंडाशय का मुख्य कार्य होता है स्त्री बीज पैदा करना, जिससे स्त्री माता बन सके, जी, और साथ साथ में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स का सिक्रीशन करना। जी, जी, जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे अंडाशय की काम करने की क्षमता कम होने जाती है, और ये हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो धीरे धीरे कम होता है। जी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को मेन फीमेल हार्मोन्स गिना जाता है, जी, जिसका, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मेल हार्मोन गिना जाता है। जी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल हार्मोन्स है, उसका मेनली कार्य मासिक धर्म लाना और साथ साथ में प्रेगनेंसी को प्रॉपरली कंटिन्यू करना होता है। जी, जी, पर जबकि टेस्टोस्टेरोन का कार्य होता है फीमेल में सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल रिस्पॉन्स लाना, जी, सेक्सुअल मन में उत्कंठा लाना, जी। ये वो कार्य करता है। जी, तो इसलिए हम देखते हैं कि जैसे मेनोपॉज अप्रोच होता है, कोई स्त्री मेनोपॉज अप्रोच करती है, तो उस समय दरमियान उसका ये सब हार्मोन्स का लेवल धीरे धीरे कम होता है, और उसकी वजह से उसको अलग अलग प्रकार की समस्या होती है। जी, पर उसके मेन सिम्पटम्स क्या होते हैं जो पता चले कि उसको मेनोपॉज आया है? या यूजुअली मेनोपॉज आने के बाद ही प्रॉब्लम्स नहीं आते, जैसे मैंने आपको बताया जी, कि 12 महीना मासिक बंद हो जाता है, जी, तो उसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली मेनोपॉज आया ऐसा कहते हैं। जी, पर उसके आगे वाले 5-6 ईयर्स में हम्म, जो हार्मोनल लेवल धीरे धीरे कम होता है, जी, तो उस दरमियान भी स्त्री को अलग अलग प्रकार की समस्या होती है। जी, उसमें सबसे पहली एक समस्या हम गिने तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, यानी मासिक में अनियमितता आती है। जी, कई बार किसी को मासिक जल्दी जल्दी आने लगता है, जी, किसी को लेट आता है, किसी को बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होता है, क्लॉट्स गिरते हैं, जी, या किसी को बहुत कम मासिक आने होता है। जी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स ऐसा मानते हैं कि जब ऐसे ज़्यादातर मासिक जाता है या जल्दी जल्दी आता है, तो वो लोग ऐसा ही मानते कि ये तो अभी मेरा मासिक जाने वाला है, उसकी जी, वजह से ऐसा जी, होता है। जी, पर इट इज़ माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑडियंस कि खाली मासिक मेनोपॉज आने की वजह से ही ऐसा होता है ऐसा नहीं है। कई बार ये उम्र में लेडीज में फाइब्रोइड की गांठें होती है, जी, या अंडाशय में कभी सिस्ट फॉर्मेशन होता है, जी, या गर्भाशय खुद बड़ा हो जाता है, गर्भाशय की दीवार जाड़ी हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से भी एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी ज़्यादा मासिक जाता है। तो जी। अनलेस एंड अनटिल इट इज़ प्रूव्ड अदरवाइज, खाली मासिक जाने वाला है उसकी वजह से इतना ज़्यादा खून जाता है या इतने ज़्यादा गट्ठे जाते हैं, ऐसा मान के बैठे रहना बहुत ही लापरवाही है। जी, तो सबसे पहले मेरी दर्शक मित्रों को यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपकी उम्र 40-45 है, जी, और अगर आपको जल्दी जल्दी मासिक आता है और ज़्यादा मासिक आता है, तो खाली मासिक जाने का समय आ गया ऐसा मान के बैठे मत रहना। क्योंकि कई बार ऐसे बैठे रहने से जब बाद में आप हमारे पास ऐसा पेशेंट आते हो, तो समटाइम्स इट इज़ वेरी ह्यूज फाइब्रॉइड, या तो कभी कभी गर्भाशय का कैंसर का चांस होता है, जी, या ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती है कि जो एडवांस स्टेज में चली जाती है, तो फिर उसका सॉल्यूशन लाना भारी पड़ जाता है। जी, जी, दूसरा ये समय दरमियान मेन प्रॉब्लम होता है वेट गेन का। जी, यूजुअली लोअर एब्डोमेन, हिप्स और थाइस पे फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स ऐसा ही कहते हैं हाँ, कि हम तो बहुत कम खाते हैं मैडम, फिर भी हम मोटे होते जाते हैं। तो जी, ये समस्या जी, सबके लिए जी, होती है। जी, तो ये भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी की वजह से ये एक जी। वेट गेन बहुत कॉमनली होता है। अनदर वेरी कॉमन सिम्टम्स इज हॉट फ्लैशेस। जी, कभी हम एसी में बैठे हो, फैन के हाँ, नीचे बैठे हो, फिर भी एकदम पसीना गर्माटा आता लगता है। जी, तो जी, कई बार ऐसा होता है यामिनी कि घर में कोई भी स्त्री घर में बैठी है, उसके पति या उसके बच्चे होते हैं, और अगर ये एसी में बैठे भी ऐसी गर्माहट मेरे महसूस गर्माहट करती है, जी, तो उसके रिलेटिव्स और उसके घर वाले मजाक उड़ाते कि अरे मम्मी ये क्या करती है, हाँ, इतना सही। फुल एसी चलता है, इतना पंखा है, हाँ। और फिर भी तुमको इतनी तो गर्मी ये क्यों pressure लगती low है। हो गया होगा, sugar Yes, low हो गया but होगा, it ऐसी is चीजें hot हो जाती flushes. हैं, जी, And it is very common symptom of perimenopausal phase. okay, यूजुअली मेनोपॉज से पहले वो 1-2 साल पहले शुरू होता है, अच्छा, कभी कभी मेनोपॉज के बाद भी 1 साल तक वो चालू रहता है, और किसी किसी में इससे भी ज़्यादा समय तक वो चालू रह सकता है। अच्छा, तो ये भी औरतों को समझना चाहिए
और अगर जिन औरतों को ये प्रॉब्लम्स आते हो तो उनको जब ऐसा हॉट फ्लसीज का अटैक आवे उस टाइम थोड़ा पंखा के नीचे या खुले में लेट जाना चाहिए, जी लेयर्ड क्लोथिंग पहनना चाहिए, हो सके उतने कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए। जी ट्रिगर फैक्टर्स यानी ज़्यादा मिर्ची मसाला वाला या ज़्यादा चाय कॉफ़ी वो थोड़ा कम लेना चाहिए। कई बार ये हॉट फ्लसीज रात के टाइम पे भी होते हैं हाँ और पेशेंट को नींद में से उठा देता है, उठा देता है। उसको हमारी भाषा में हम नाइट स्वेट्स कहते हैं। इट इज ट्रू, क्योंकि मैं ये महसूस कर रही हूँ। राइट मेरा भी चल रहा है, राइट एग्जैक्टली। महसूस ही हो रहा है तो ये इसकी चीज़ें। वजह से क्या होता है कि रात की नींद खराब होती है, नींद खराब होती है तो दूसरा दिन स्त्री अपना रूटीन काम अच्छी तरह से कर नहीं सकती है। तो ये भी बहुत कॉमन समस्या है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर फेसिंग दिस। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर के सामने रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, पर हम अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमको जरूर ये बताते हैं कि हमको ऐसा होता है। जी, तो अनीता जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे जो वुमेन्स यहाँ पे देख रही है उनको दी है। अगर आप केयर करोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और जो भी हमारी बॉडी पे जो भी असर होता है, कई बहुत चीज़ों का बुखार आता है तो भी हमें इतनी तकलीफ होती है। तो ये एक स्त्री में मेनोपॉज मतलब कि ये जब मैं महसूस जो कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ कि जब हम एक बच्चे को जन्म देने की जो प्रक्रिया होती है उससे भी शायद मुझे लगता है कि मेनोपॉज में ज़्यादा परेशानी भी होती है। जिस तरह से वहाँ होती है वैसे ही यहाँ पे भी होती है, क्योंकि मेनोपॉज आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब वुमेन्स को ऐसे भी कई कई वुमेन्स में मैंने ऐसे भी सुना है कि मरने के भी विचार आ जाते हैं उसको। Yes, exactly. मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती है। Right. मैं जस्ट मेरा कहना ऐसा है। तो उसी के लिए अगर वो बैलेंस करना चाहे, और दूसरी चीज़ कई वुमेन्स अपने घर में भी किसी को बताने लायक नहीं रहती है, बताती नहीं है। उसके हस्बैंड को भी शायद नहीं पता रहता है कि Right. इसको मेनोपॉज आ गया है तो इसका कैसे ख्याल रखा जाए। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। Right. वो आप बताइए पहले। राइट, उसके पहले मैं एक दो सिम्टम्स के बारे में बता दूं यामिनी जी कि यूजुअली शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक चेंजेस होते हैं। जी शारीरिक चेंजेस तो हमने देखा कि वेट गेन होता है, थोड़ी हड्डियां कमजोर होने लगती है, मसल मास वीक होने लगता है, साथ साथ में वेट गेन होता है। साथ साथ में जो मानसिक तरह से जो उनमें चेंजेस होते हैं उसमें इरिटेबिलिटी आ जाती है। जी। कई बार छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, जी। हस्बैंड के साथ बच्चों के ऊपर गुस्सा कर लेती है, फिर उसको गिल्टी फील होता है कि यार मैंने क्यों ऐसा कर दिया। राइट, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है। जी, कई बार कुछ भी कारण बिना रो लेती है। जी, यूजुअली क्या होता है कि कई बार छोटी छोटी बातों में बुरा भी बहुत लग जाता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये नहीं बताया, जी, मेरे बच्चे ने मुझे ये नहीं कहा, जी, और खाली खाली अकेली बैठ के फिर दुखी होती रहती है। दूसरा, उसको ये लगता है कि पहले वो कितनी भागा दौड़ी करके फटाफट सब काम कर लेती थी, अभी ड्यू टू मेनोपॉजल चेंजेस वो थोड़ी धीरे पड़ जाती है। जी, मेरा भी अगर उदाहरण दूं यामिनी, तो एक जमाने में मैं भी पूरी रात डिलीवरी करके दूसरे दिन घोड़े की तरह दौड़ती थी, बट व्हेन आई पास थ्रू दैट मेनोपॉजल पीरियड तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी थोड़ी धीरे पड़ गई। पूरी रात अगर मान लो काम किया तो दूसरे दिन थोड़ा हैंगओवर लगता है कि अभी थक गई हूँ, थोड़ा काम सब धीरे धीरे होता रहता है, तो हम अपने मन से ही थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये क्या धीरे धीरे सब चलता कितना है। भी मैन पावर हो अपने Right. पास, कितना भी हम स्ट्रांग है, कितना भी हम चाहे कि नहीं सुबह उठ के हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, बट वो नहीं हो पाता है। Right. क्योंकि हमारी बॉडी जब हमें साथ नहीं देती है तब हम Right. बैठ जाते हैं चुपचाप। मन में करने की बहुत उत्कंठा होती है, पर शरीर साथ नहीं देता है, और जी। उसके लिए हमको ये चीज का नॉलेज होना, उसमें से कैसे बाहर आना और उसमें हमको कैसे फिट रहना वो सब सीखना और जानना बहुत जरूरी है। सिमिलरली दूसरी ये समस्या होती है ये उम्र में, ये वो मूत्र मार्ग की और योनि मार्ग की समस्या। ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी ऐसी है कि ऐसे प्रॉब्लम्स कोई डॉक्टर के आगे शेयर नहीं करेंगे या अपने स्पाउस के आगे भी शेयर नहीं करेंगे। पर क्या होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ इस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से ये जो योनि मार्ग की चमड़ी होती है वो एकदम सूखी पड़ जाती है। कुदरत ने योनि मार्ग में अमुक प्रकार की ग्रंथियां रखी है जिसमें से अमुक प्रकार का चिकना पदार्थ का स्त्राव होता है, जो जब हस्बैंड के साथ रिलेशन रखता है, संभोग होता है, तो उसमें स्त्री को वो मदद करता है।
जी। बट एट मेनोपोजल एज ये सिक्रीशन कम हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एस्ट्रोजन। तो जी। थोड़ी जो योनि मार्ग की चमड़ी सूखी पड़ जाती है, तो स्त्री को संभोग करने में भी पेन होता है। जी। साथ साथ में वैसे भी जो हार्मोन्स धीरे धीरे कम होते हैं, तो उसको जो सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने की जो उत्कंठा होती है, तीव्र इच्छा होती है, वो तो धीरे धीरे कम होती है। जी। पर साथ साथ में ड्यू टू दिस पेनफुल क्वाइटस, जी। उसको संभोग करने के बाद जो तकलीफ होती है, तो वो धीरे धीरे अवॉइड करती है। जी। बट एट दिस जंक्चर आई वुड लाइक टू से यामिनी, जैसे हंगर एंड थर्स्ट इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। हम रोज हवा लेते हैं, खाना पानी लेते हैं, उसी तरह सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्स इज ऑल्सो अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। जी। और हर औरत को उसमें सेक्सुअली एक्टिव रहना ही चाहिए। जी। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि औरत का लाइफ स्पान बहुत कम था। जी। मोस्ट ऑफ द फीमेल 40-50 साल पे तो ऊपर पहुंच जाती थी। जी। और मोस्ट ऑफ द फीमेल ऐसा भी मानती थी कि 40-50 साल की उम्र हो गई, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे की शादी हो गई, हम ग्रैंड पेरेंट्स बन गए, तो अभी तो हमारा काम खाली भक्ति करना ही है। जी। बट नाउ हम देखते हैं कि ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी वुमन का लाइफ स्पान बढ़ गया है। जी। मोस्ट ऑफ द फीमेल अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा तो पोस्ट मेनोपोजल एज में पसार करती है। जी। तो ये उम्र में उसको फिट रहना बहुत ही जरूरी है। जी। और इसके लिए हम सबको सिखाते हैं कि लाइफ बिगिंस आफ्टर 40। Yes. 40 के बाद हमारी नई जिंदगी शुरू होती है। Yes. बिफोर 40 ईयर्स तो क्या होते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं, हमारी फैमिली में भी जरूरियात होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हम लोग अपनी खुद की लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते, या तो खुद के लिए देखने का समय नहीं होता है। बट आफ्टर दिस एज, आफ्टर द एज ऑफ 40, यूजुअली बच्चे भी बड़े हो जाते हैं थोड़ी, फिर बच्चों के लिए टिफिन भरो या स्कूल का बैग उसको भर के, तो ऐसी जरूरत नहीं रहती। और हस्बैंड भी थोड़ा बिजनेस में सेटल हो जाता है। तो एक स्त्री को अपनी जिंदगी में अपनी खुद में अंदर देखने का थोड़ा चांस मिलता है। एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टीच आवर पेशेंट, और वी से आवर पेशेंट के लाइफ बिगिंस आफ्टर 40 के बाद हमारी नई जिंदगी शुरू होती है। तो ये उम्र में हमको फुल इजीली हम ये मेनोपोजल सिम्टम्स को अप्रोच समझ सके और उसमें से बाहर आ सके, वो बहुत ही जरूरी है। जी। अभी तो पहले हमें बताइए कि कैसे हम इसमें से Right. है तो कैसे हम बाहर निकल सकते हैं इससे? पहले के जमाने में यामिनी ऐसा माना जाता था कि मेनोपोजल सिम्टम्स कोई भी पेशेंट को है जी। तो उसकी ट्रीटमेंट ओनली हार्मोन थेरेपी है। जी। बट नाउ आफ्टर रिसर्च एंड आफ्टर सो मेनी स्टडीज वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि कोई भी पेशेंट को मेनोपोजल प्रॉब्लम्स या समस्या हो तो उसका सबसे पहला इलाज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। Yes. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स यानी पुष्कळ पानी पीना चाहिए, जी। फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना चाहिए, जी। ऑयली स्पाइसी फूड कम लेना चाहिए। Yes. पहले हम खाने के लिए जीते थे, हाँ, अभी हमको हाँ, जीने के लिए खाना है। चाहिए। हम सबको सलाह देते हैं कि योर ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग, योर लंच शुड बी लाइक अ क्वीन एंड योर डिनर शुड बी लाइक अ बैगर। वाह। सुबह में आप जो खाओगे तो जी। उसका पूरा कैलोरीज जो भी मिलेगा वो पूरे दिन में आपका जो भी दिनचर्या होगी उसमें यूज हो जाएगा। जी। रात को जितना आप कम खाओगे उतना आप आराम से सो भी सकोगे, और साथ में वो आपको कैलोरी इतना डिपॉजिट आपकी बॉडी में नहीं होगा। तो ये एक तो हमको अपने लाइफ में सीखना चाहिए। थोड़ी थोड़ी 3 बार खाना खाने के बदले में थोड़ा थोड़ा खाना ज़्यादा बार लेना चाहिए, जी। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। सो डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ ये मेनोपोजल एज में जो मसल वेस्टिंग होता है, जी। हड्डियाँ जो कमज़ोर होती है, उसके लिए एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज सच तो हम सबको ऐसा सिखाते हैं कि मेनोपोजल एज में अगर ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होए उसकी तकेदारी तुमको एडोलेसेंट एज से ही लेनी चाहिए। जी। जैसे हम LIC का प्रीमियम छोटी उम्र से भरना शुरू करते हैं जी, जी, जी। कि जब बूढ़े हो जाए तो वो जी, हमको मिले मिल सके, वापस। तो जी। उसी तरह हम हर स्कूल में भी स्कूल के टीचर्स को वगैरह को सलाह देते हैं कि बच्चियों को एक्सरसाइज जो करने का मिलता है, जो व्यायाम का जी। PT का दाव करते हैं, जी। तो ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। टू इम्प्रूव योर बोन स्ट्रेंथ।
जी। जो हम बूढ़े होते हैं या मेनोपॉजल एज में आते हैं तो हमारी हड्डियाँ वो मजबूत रह सकती है। जी। फिर भी ये उम्र में हमको ऑल टाइप ऑफ एक्सरसाइज वी हैव टू डू। एज सच वेट बेरिंग एक्सरसाइज, सिंपल वॉकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेट बेरिंग एक्सरसाइज, और उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। जी। साथ साथ में यू कैन डू जॉगिंग, यू कैन डू स्विमिंग, यू कैन डू साइकिलिंग, जी। ऑल दीज आर एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हर एक्सरसाइज करने के लिए आपको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपने घर में भी सीढ़ियाँ चढ़ उतर करो अपने बिल्डिंग में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी। आप वॉक करो सिंपल, दैट इज़ ऑल्सो गुड। जी। और डम्बल्स की एक्सरसाइज है, अभी डम्बल्स ले जाने की भी जरूरत नहीं है, पानी की बोतल भरो और दोनों हाथ में पकड़ के वो करो। दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वेरी गुड एक्सरसाइज एंड दैट विल स्ट्रेंथन योर बोन्स। तो ये सब एक्सरसाइज, डांसिंग इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज। और मैं यामिनी आपको कहना चाहूँगी कि हमारी जो इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी है उसके बैनर हेठल हमारा एक क्लब 35+ हम चलाते हैं जी। जिसका सूरत में हमने 2018 में शुरुआत की थी। जी। 2008 में शुरुआत की थी। और तब से हम हर साल हमारे सब मेंबर्स को एक डांस का प्लेटफॉर्म देते हैं। जी। अभी ये सैटरडे को ही हमारा डांस प्रोग्राम था। ड्यू टू कोरोना the whole world was stagnant and we were also stagnant for 2-3 years, but again this year we have started and you had watched that program and I am sure you must have enjoyed it. तो ये dance is also very good exercise and we are giving platform to 35 to 75 years of all female. और मुझे कहते हैं इतनी खुशी होती है कि हर साल सब लोग इतनी खुशी खुशी उसमें पार्ट लेते हैं। हमारे सब मेंबर्स ही कोरियोग्राफर्स होते हैं। हमको बाहर से कोरियोग्राफर लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये साल अगर ये प्रोग्राम हुआ तो अगले साल का प्रिपरेशन अभी से वो लोग सोचने लगते हैं। सो दूसरा, डांस अगर आप अपने स्पाउस के साथ करते हो तो आपको अपने स्पाउस के साथ रहने का, आँख से आँख मिलाने का टाइम मिलता है एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। दूसरा, हम ये उम्र में औरत को सलाह देते कि अपनी हॉबी को डेवलप करो। सोशली एक्टिव बनने से ये मेनोपॉजल सिम्टम्स की जो तकलीफें होती है वो उनको कम महसूस होती है। तो उनकी हॉबी, मान लो किसी को सिंगिंग का शौक है, किसी को गार्डनिंग का, किसी को पेंटिंग का शौक है, और अगर यंग एज में वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से फुलफिल नहीं कर सकते हैं तो ये एज में उनको अपनी हॉबी डेवलप करनी चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और ये सब करने के बावजूद भी अगर उनको समस्या होती है तो उनको डॉक्टर को कंसल्ट करके डॉक्टर के पास सलाह लेनी चाहिए। जरूरी मेडिसिन वगैरह डॉक्टर्स देते हैं वो लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। आपने जो क्लब 35 की बहुत ही अच्छी जानकारी अनीता जी ने दी है, बट उन्होंने जब क्लब 35+ की जब बात की है तो मैं भी कुछ कहना चाहूँगी कि उसमें अगर जुड़ना है किसी को तो कैसे जुड़ सकता है वो भी आप बताइए, क्योंकि कई सारी महिलाएं हैं यहाँ पे हमारे सूरत में, बहुत ही ऐसे लोग हैं जो ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं। और खासकर ये अगर 35+ क्लब जो बनी है वो इतनी अमेजिंग है। मैंने खुद अभी ऑब्जर्विंग किया है कि वहाँ पे जो मतलब आपको एनवायरनमेंट जो मिल रहा है वो इतना अच्छा मिल रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ आके मैं 2 घंटा में बैठ रही हूँ, मैं प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हूँ। मैं सब कुछ भूल गई थी जब मैंने प्रोग्राम वहाँ एंजॉय किया था, सब कुछ छोड़ के मैं बस एंजॉय कर रही थी प्रोग्राम को। ठीक है, तो ऐसी हमारी ये क्लब में अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कैसे कर सकता है? इसमें हमारा मेन मोटो क्या है, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने का है। हम क्लब 35+ द्वारा वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें लोगों को मेनोपॉजल इश्यूज के बारे में पता चलाते हैं, अपनी हड्डियाँ की तकेदारी किस तरह से रखनी चाहिए, अपनी स्किन केयर, आई केयर कैसे लेना चाहिए, वो सब हम उनको नॉलेज देते हैं। हम उनका 1 साल में या 2 साल में हम थोड़ा रूटीन चेकअप भी कंसेशनल रेट में करते हैं। और फन एक्टिविटीज़ भी करते हैं, कुकिंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन वो भी करते हैं। और ईयरली एक ये डांस प्रोग्राम करते हैं। इसमें खाली हम मिनिमम 1000 रुपीज़ फीस लेते हैं और जनवरी में उसका हमारा रिन्यूअल होता है
जनवरी से दिसंबर तक हम जी 1 साल का वो रिन्यूअल सबका करते जी। हैं। तो उसके लिए संपर्क कहाँ करना है वो भी आप बता दीजिए, ताकि हमारी जो वुमेन्स है यहाँ पे, हमारे दर्शक मित्र जो भी है ये क्लब 35 में जुड़े। मैं भी चाहती हूँ कि जुड़े, मैं तो जुड़ ही चुकी हूँ, बट आप भी जुड़ जाइए और काफ़ी सारी चीज़ों को एंजॉय कीजिए जो हमें घर में नहीं मिलती है। शायद वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ एंजॉय करने को भी मिलेगा। तो अनीता जी, संपर्क कहाँ पे करना है वो भी बता दीजिए। एक संपर्क मेरा क्लिनिक है सिटी लाइट पे, जी उधर आप कोई भी संपर्क कर सकते हो। मैं जी। आपको मेरा पता जी। बता दूंगी। जय क्लिनिक सिटी लाइट पे है, जी। सूर्या और नीचे कॉम्प्लेक्स के स्क्रीन पे सामने। नंबर आएगा, यूट्यूब पे ये एपिसोड पूरा दिखेगा आपको, और वहाँ पे हम नंबर डाल देंगे। वहीं पे आप क्लब 35 में ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, मेनोपॉज की बात करते हैं। तो मेनोपॉज में अभी सब कुछ तो हमने बता दिया है, बट अगर किसी को सिम्टम्स भी दिखते हैं तो उनको किस तरह का चेकअप करवाना चाहिए वो हम शॉर्ट में Right. बता देते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि यूजुअली लेडीज में 4 कैंसर्स कॉमनली होते हैं। गर्भाशय के मुख का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय की दीवार का कैंसर यानी एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर यानी अंडाशय का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। जी एज अ इंडिया, एज अ डेवलपिंग कंट्री, पहले हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। जी अभी ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर से भी ज़्यादा हम महसूस करते हैं। हमारे पास पेशेंट जो आते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट काफ़ी आते हैं। जी अभी यूजुअली क्या है, इसीलिए हम हर औरत को सलाह देते हैं कि ये जो मैंने 4 कैंसर के बारे में बताया, जी उसमें से खाली सर्वाइकल कैंसर इज ओनली प्रिवेंटेबल। जी बाकी के 3 कैंसर है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। जी अगर इट इज़ डिटेक्टेड इन अ अर्ली स्टेज तो हम इसका अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं और कंप्लीट क्योर उसका हो सकता है। जी तो उसीलिए हम हर औरत को सलाह देते हैं कि 35 इयर्स के बाद में आपको अपना रूटीन गायनिक चेकअप हर साल कराना चाहिए। जी जैसे आप हर साल अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, जी, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे, जी। उसी तरह हर साल एक नियम बना देने का कि हर साल में एक बार अपना रूटीन गायनिक चेकअप करवाने का। जी जैसे हम रूटीन गायनिक चेकअप करते हैं तो हम नीचे से गर्भाशय का मुख, योनि मार्ग हम देखते हैं। तो गर्भाशय के मुख पर कोई चांदी नहीं है, कोई छाला नहीं है, योनि मार्ग में कोई छाला नहीं है, कोई गांठ नहीं है, उसका पता चलता है। जी गर्भाशय के मुख पर से हम थोड़ा लिक्विड लेके उसको लेबोरेटरी में चेक करते हैं, जी जिसको हम पैप टेस्ट बोलते हैं। जी पहले के ज़माने में हम कन्वेंशनल पैप टेस्ट करते थे, तो जी। हम हर साल वो रिपीट करने का सलाह देते हैं। अभी उसका एडवांस टेक्नोलॉजी हम लिक्विड बाइज साइटोलॉजी करते हैं, जी तो एवरी 3 इयर्स वो रिपीट करना चाहते हैं। जी उसके जरिए हमको पता चलता है कि भविष्य में गर्भाशय के मुख का कैंसर होने का चांस नहीं है। जी जी बाकी हम जो रूटीन हर साल एक बार सोनोग्राफी करने की सलाह देते हैं। जी सोनोग्राफी करने से गर्भाशय की दीवार कितनी जाड़ी है, गर्भाशय की साइज कितनी बड़ी है, गर्भाशय में कोई फाइब्रोइड की गांठें नहीं है, अंडाशय में कोई गांठ नहीं है, वो सब का पता चलता है। जी जी यूजुअली जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल ऐसा मानती है कि मुझे ज़्यादा मासिक जाता है, जी तो उसकी वजह से अभी मासिक जाने का समय आ गया है, उसके लिए ऐसा है। पर हकीकत में कई बार गर्भाशय की दीवार खूब जाड़ी हो जाती है, भविष्य में कुछ एंडोमेट्रियल कैंसर होने का चांस होता है, तो भी ऐसी तकलीफें होती हैं। तो दैट्स वाई हम जो रूटीन सोनोग्राफी करते हैं तो हमको ये पता चलता है। यूजुअली मेनोपोजल एज में गर्भाशय की दीवार की थिकनेस 4 to 5 मिलीमीटर ओनली होनी चाहिए। जी अगर किसी की वो हम रूटीन चेकअप करते हैं उसमें वो ज़्यादा आती है, जी तो हम अकॉर्डिंगली नीचे से दूरबीन डाल के देख के उसका बायोप्सी वगैरह करना ज़रूरी समझते हैं। जी सिमिलरली अंडाशय का कैंसर बहुत ही वेग कंप्लेन देता है। कई बार ऐसा होता है कि अंडाशय का कैंसर लेट स्टेज तक पता ही नहीं चलता है, जी क्योंकि उसमें लोगों को कोई प्रॉपर सिम्टम नहीं होते नहीं हैं। होता है। ऐसा लगता है कि मेरा वेट बढ़ने लगता है, पेट फुला है, जी, तो जी, मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा जी, मानेंगे ना कि अभी ये मेरी मोटी हो रही हूँ तो उसके लिए वजन बढ़ रहा है। पर कई बार फिर अंडाशय के कैंसर में लेट स्टेज में जो एसाइटिस डेवलप होता है, पेट में पानी भर जाता है, तब तक उसको पता नहीं चलता है, और वेरी लेट स्टेज में जब आते हैं तो फिर उनका ट्रीटमेंट भी डिफिकल्ट होता है। हो जाता है। सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी हम सबको सलाह देते हैं कि 40 साल के बाद में एक बार बेसलाइन मेमोग्राफी करानी चाहिए। जी जैसे हम 35 इयर्स के बाद में ऐसे रूटीनली इवन कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सिखाते हैं कि हर महीने मासिक खत्म होने के बाद मिरर के सामने खड़े रह के अपने दोनों ब्रेस्ट एग्जामिन करने का।
दोनों की साइज सेम है, कहीं कुछ एक बड़ा लगता है एक छोटा लगता है, कुछ निपल का कलर चेंज हो गया है, निपल के आजू बाजू का एरियोला जो होता है उसका कोई कलर चेंज नहीं हो गया है। जी और रूटीन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करने का वो हम खुद हर अपने पेशेंट को समझाते हैं और सिखाते हैं। जी और साल में एक बार हमारे जैसे डॉक्टर के पास आएंगे तो हम चेक करेंगे, जी और 40 इयर्स के बाद में एक बार मेमोग्राफी अगर कराते हैं तो भविष्य में कुछ कैंसर होने का चांस है या बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर की जी। गांठ या कुछ होता है तो पता चल जाता है। जी ये बहुत ही यूजुअली important बात है। यूजुअली एक जी, सेकंड यानी यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम लोग घबराते हैं कि हमेशा ब्रेस्ट में कुछ भी गांठ हुई तो वो कैंसर की गांठ मान जी, लेते हैं, जी, जी, पर फीमेल में मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट की जो गांठें होती है जी, वो सादी गांठ होती है जी, और उसके लिए कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, आपको डॉक्टर के पास चेकअप करवाना तो हमेशा ज़रूरी है ही, जी। उसमें अपनी लापरवाही नहीं करनी नहीं चाहिए। सही है। ये जंक्चर पे एक दूसरा सर्वाइकल कैंसर के बारे में मैं सलाह दूं जी कि सर्वाइकल कैंसर मैंने आपको बताया कि इट इज़ ओनली प्रिवेंटेबल। उसको क्यों हम रोक सकते हैं? जी क्योंकि अभी तक बाय रिसर्च प्रूव हुआ है कि सर्वाइकल कैंसर के जितने भी केसेस अभी तक डिटेक्ट हुए हैं उसमें मोर देन 90% में एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन पॉजिटिव आता है। और एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन ये सर्वाइकल कैंसर के लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर गिना जाता है, तो उसके अगेंस्ट में वैक्सीन निकली है। जो लड़की 10 साल की हुए तब से औरत 45 साल की हुए तब तक वो लगा सकते हैं। अभी एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन ऐसा है यामिनी कि हर औरत को अपनी लाइफ में कभी न कभी होता ही है, जी बट 100 में से 90% में अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। जैसे हमको सर्दी जुकाम हुआ वो भी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, जी, जी, अगर आप कोई भी दवा नहीं लोगे तो भी कई बार 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। सिमिलरली एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन भी ऐसा ही होता है, जी बट उसमें 2 to 10% में प्री कैंसरस कंडीशन में कन्वर्ट होता है जी और उसमें से 2 to 5% में सर्वाइकल कैंसर होता है। जी तो इसके लिए हम लोग अभी ये अवेयरनेस लोगों में फैलाते हैं जी कि लड़की 10 साल की हुई तब से औरत 45 साल की हुई तब तक ये वैक्सीन लगा सकती है। उसके 3 डोज होते हैं, एक आज लगाओ, 2 महीने के बाद दूसरा और 4 महीने के बाद तीसरा, यानी 6 महीने में 3 डोज उसके दिए जाते हैं। जी ऑफकोर्स थोड़ी ये कॉस्टली आती है वैक्सीन, गवर्नमेंट से अभी ग्रांट मिलती नहीं है ओके तो लोगों में थोड़ी अवेयरनेस कम है, बट जी। नाउ वी कम अक्रॉस द पेशेंट कि जी। दोज हु आर अवेयर, अभी तो मीडिया द्वारा सबको जी सब नॉलेज मिलता है और सही हम भी हमारे हर पेशेंट को ये नॉलेज देते ही है, जी तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अभी ये लेते हैं। जी। एक बार पार्लर कम जाने का या तो एक या ड्रेस सही कम है। लेने का या तो एक ऑर्नामेंट कम लेने कम का, लेने का, बट जी। अपनी हेल्थ के लिए अवेयरनेस लाना बहुत ही जरूरी है। जी बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपने मैडम। और ब्रेस्ट कैंसर की जब बात चल रही थी तब मुझे ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि मैं ज़्यादातर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ही देख रही हूँ और कई महिला है कि अपनी खूबसूरती जो है वो इसी से ही है ऐसा मानते हैं। तो जब ये चीज़ आ जाती है उसके बाद हमें अफसोस होता है कि क्यों हमने पहले ये चेकअप नहीं करवाया, Right. क्यों हमने पहले ये नहीं किया कि हम इससे बच सकते हैं। तो आज जो अनीता जी ने जानकारी दी है कि इसके बारे में आप बिल्कुल ही ध्यान दीजिए और अपने आप को फिट और अच्छा रखना है, सुंदरता के साथ आपको अच्छा रहना है, तो ज़रूर अपनी हेल्थ चेकअप, बॉडी चेकअप, ब्रेस्ट चेकअप एंड मेनोपॉज के लिए जो बात कही वो भी पेप टेस्ट भी आप जरूर करवाइए ताकि आप हमेशा के लिए फिट रह सके, हमें भी नहीं परेशानी हो, ना हमारे परिवार को भी परेशानी ना हो। तो लास्ट में जाते जाते अनीता जी मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेनोपॉज आ जाता है तो फैमिली को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हर वुमन को ये समस्या है, क्योंकि परिवार ही जब समझ नहीं पाता है तब वुमन बहुत परेशान हो जाती है। उसी चीज़ के लिए वो इतना इरिटेट हो जाती है कि वो अपने आप का ख्याल कहाँ से कैसे रख पाएंगी, क्योंकि परिवार का सपोर्ट इसमें होना बहुत ज़रूरी है। Right. तो ये आप लास्ट इसीलिए यामिनी हम काउंसलिंग हस्बैंड को भी करना चाहते हैं और यूजुअली हम जब भी ऐसा प्रॉब्लम फीमेल को होता है तो उसको कहते हैं कि आप अपने पति को लेके आइए, तो हम उसके पति को भी ये सब समझाते हैं, सिखाते हैं, तो वो भी एक बार मानने में तैयार हो जाता है
और अपनी पत्नी को सपोर्ट करता है। जी क्योंकि हम कहते हैं कि स्त्री एक फैमिली की धरी समान होती है। अगर स्त्री डिस्टर्ब हो जाती है, अगर पुरुष बीमार हुआ तो चलेगा, वो एक जी। कोने में पड़ा रहेगा और घर का काम चलता रहेगा। जी, जी, बट जी। अगर स्त्री बीमार हो जाती है या स्त्री को तकलीफ होती है जी तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। और हमारा मेनोपॉज सोसाइटी का मेन मोटो ही है जी फिट। हमारा स्लोगन है यामिनी, फिट एट 40, स्ट्रॉन्ग एट 60 एंड इंडिपेंडेंट एट 80। वाह, क्या बात है। और हम सूरत वालों ने इसको और इलेबोरेट किया है, जी फिट एट 40, फैंसी एट 50, वाह स्ट्रॉन्ग एट 60, हाँ सेक्सी एट 70, हाँ इंडिपेंडेंट एट 80, वाह नॉटी एट 90 एंड हेल्दी एट 100। वाह, क्या वी बात है, विश क्या के बात है। हर औरत 100 इयर्स तक फिट एंड फैंसी रहे जी और अपनी फैमिली को अच्छी तरह से संभाल सके, जी तो ही अपना देश आगे बढ़ सकता है, देश की आबादी हो सकती है, जी। सबकी आबादी हो सकती है। जी और हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी इसी से बहुत ही, हमने शायद कुछ ख्याल नहीं रखा होगा बट नेक्स्ट जनरेशन तो इसका ख्याल रखेगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है उनको भी ये सब बहुत जानना ज़रूरी है। तो देखते रहिए हमारा ये एपिसोड, आगे भी बहुत सारे वुमेन्स के लिए हम एपिसोड लेके आएंगे और कई सारी बातें आपको बताने के लिए हमारे गायनेकोलॉजिस्ट सूरत के बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो नामांकित डॉक्टर है, वो तो आते ही है। लेकिन अनीता जी आज स्पेशल अक्टूबर का जो मेनोपॉज का जो मंथ है उसको हम अवर करने के लिए हम लोगों ने भी ये मंथ पूरा चलाने की बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोगों को बताएं और लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, उनके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। तो अनीसा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और अच्छी जानकारी दी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।